नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार और शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं वो है रचना के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होते हैं वो हमने यहाँ पर आपको बताया था। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनको हम पढ़ेंगे, इनकी परिभाषा जानेंगे और क्या होते हैं ये शब्द, इनको समझेंगे और किस तरह से इनका यूज किया जाता है। और आगे कंटिन्यू करेंगे जो बाकी का भाग है शब्द विचार का। तो आप सभी रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने अपने पिछले लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने रचना के आधार पर शब्दों के भेद यहाँ पर पढ़े थे। तो इसमें 3 भेद मैंने आपको बताए थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो आप सभी ने नोट डाउन किया होगा, बिल्कुल कॉपी निकाल लीजिए आप अपनी। सेम कॉपी में सेम जगह से स्टार्ट करेंगे, जहां तक आपने छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर रचना यानी कि इसको आप बनावट भी कह सकते हैं कि किस तरह से इनकी रचना हुई है, इनकी बनावट क्या है। तो उसका हमने सबसे पहला भेद यहाँ पर पढ़ा था, वो है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द के अर्थ से ही आपको पता चल रहा है कि बहुत पुराना, जो चीज बहुत पहले से चली आ रही है, बहुत पुरानी है, उसको रूढ़ शब्द कहा। ठीक है, उसको क्या कहा? रूढ़ शब्द कहा। रूढ़ शब्द में अब हमने कहा कि जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होते आ रहे हैं। हमने यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स आपको लिखने के लिए कहा था और होमवर्क में कहा था कि आप और भी एग्जाम्पल्स लिखेंगे यहाँ पर। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होते आ रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं और इन शब्दों का कोई अन्य अर्थ नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पर है कि इन शब्दों का कोई अन्य अर्थ यानी कि कोई और दूसरा अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे दीवार, हाथी, चित्र, आदमी, विद्या, पुस्तक आदि। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जिन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। और हमने देख लिया कि वो शब्द रूढ़ से ही हमें पता चल गया कि परिभाषा क्या हो सकती है। तो परिभाषा क्या है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होते आ रहे हैं, ये है आपका रूढ़ शब्द। अब देखिए, रूढ़ शब्द की कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पर हमने रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ लिया। अब रूढ़ शब्द की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं रूढ़ शब्द की? रूढ़ शब्द की विशेषताएं, रूढ़ शब्द की विशेषताएं। तो रूढ़ शब्द की क्या क्या विशेषताएं हैं? वो हम देखेंगे। पहला, देखिए, जैसे कि हमने कहा कि ये बहुत पुरानी चीजों, जो नाम बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, जो शब्द उनके लिए बहुत पहले से यूज होते आ रहे हैं, उनको हमने रूढ़ शब्द कहा। तो रूढ़ शब्द किसी सामान्य एवं प्रचलित अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द जो होते हैं वो किसी सामान्य यानी कि जिनको सब जानते हो, सब, ऐसा नहीं है कि ये इसी भाषा में बोले जाते हैं या स्पेशल है या बहुत ज्यादा फैले हुए नहीं है। ये क्या कराते हैं? ये सामान्य और
प्रचलित अर्थ का बोध कराते हैं। जो सामान्य अर्थ होता है, जो सबकी समझ में आ जाता है, इस तरह के अर्थ का बोध कराते हैं। रूढ़ शब्द किसी सामान्य एवं प्रचलित अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, ये जो रूढ़ शब्द होते हैं ये सामान्य एवं प्रचलित अर्थ का बोध कराते हैं। सामान्य भी होते हैं अर्थ और साथ ही साथ लोगों में प्रचलित भी होते हैं। नंबर दूसरा है कि रूढ़ शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। रूढ़ शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। रूढ़ शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। और देखिए यहाँ पे एक और बात इस बारे में बताते हैं कि यदि इनके टुकड़े कर दिए जाएं। देखिए बच्चों के मन में सवाल आता है ना कि अगर कर दिए तो, है ना, अगर ऐसा हो गया तो यदि अगर इसके टुकड़े कर दिए जाएं, यदि इनके टुकड़े कर दिए जाएं तो इन टुकड़ों का या टुकड़ों के कोई अर्थ नहीं निकलते। ठीक है, यदि रूढ़ शब्दों के टुकड़े कर दिए जाएं तो उनके कोई भी अर्थ नहीं निकलते। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे थे। कौन कौन से शब्द लिखे थे? जैसे आदमी। तो अगर मैं आदमी शब्द के टुकड़े करूं, आद धन मी, तो कोई यहाँ पर शब्द नहीं बनता। कोई यहाँ पर अलग अलग आपका मीनिंगफुल शब्द नहीं बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से पुस्तक, चित्र, हाथी, दीवार, तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका यहाँ पर अगर टुकड़े कर दिए जाएं, जिसको दो अलग अलग भागों में बांट दिया जाए तो उसका अर्थ निकलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द जो होते हैं उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अगर टुकड़े कर भी दिए जाएं तो इन टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं निकलते। इन टुकड़ों के कोई भी अर्थ नहीं निकलते। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया रूढ़ शब्द। क्लियर हो गया सभी को? नोट डाउन करेंगे, साथ के साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, सभी बच्चे इसको उतारेंगे। ठीक है, समझने के साथ साथ कॉपी में भी लिखेंगे। तो रूढ़ शब्द सबका क्लियर हो गया? हैंड रेज करेंगे, एक बार हाथ खड़ा करेंगे अगर सब लोगों का क्लियर हो गया हो तो। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द। अब ये यौगिक शब्द क्या होता है? तो जैसे हमें नाम से ही, देखिए आप ना कोई भी आगे आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल समझने की जरूरत है। आप समझिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम कह रहे हैं कि यौगिक शब्द, यौगिक यानी कि योग, और योग का अर्थ होता है जोड़ना, है ना। योग का क्या अर्थ होता है? जोड़ना। तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दांशों से मिलकर बने हो उन्हें योग शब्द कहा जाएगा, है ना। जैसे हम अगर कहें कि
दो या दो से अधिक शब्दों से, शब्द या शब्दांशों से जो मिलकर बने रहते हैं। जैसे हमने कहा देव, धन, दूत, क्या बन गया? देवदूत, है ना। तो ये योग हो गया, ये जुड़ गया यहाँ पे आके। तो इन्हें हमने कहा यौगिक शब्द। इसे हमने क्या कहा? इसे हमने कहा यौगिक शब्द। तो आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को ध्यान से अगर आप समझेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो यौगिक शब्द की पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे विद्या, धन, आलय, क्या बना? विद्यालय। ठीक है, विद्या, धन, आलय, विद्यालय। इसी तरह से विद्या, धन, अर्थी, क्या बनेगा? विद्यार्थी। ठीक है, एक एग्जाम्पल अभी अभी दिया था हमने, देव, धन, दूत, देवदूत। और इस तरह से और भी एग्जाम्पल यौगिक शब्दों के आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यौगिक शब्द आप लोग समझ गए सभी। जैसे कुछ एग्जाम्पल और मैं लिखती हूं, फूल, धन, दान, फूलदान। ठीक है, इसी तरह से पुस्तक, धन, आलय, पुस्तकालय। ठीक है, तो और बाकी के एग्जाम्पल्स आप खुद लिखेंगे इसमें। बहुत ही इजी होता है, बहुत ही सरल है। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। क्योंकि ये योग से बन रहा है, ये जोड़कर बन रहा है, इसलिए इसको यौगिक शब्द कहा है। कुछ और एग्जाम्पल्स आप अपने मन से यहाँ पर देंगे, अपने मन से बनाएंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो आप देखते हैं अपने आसपास, जो शब्द इस तरह के देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर, अब जैसे हमने रूढ़ शब्दों के लिए कहा था कि इसके खंड नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि यदि इसके खंड कर दिए जाएंगे, अगर इसके खंड कर दिए जाएंगे तो क्या होगा? खंड करने से ये आपका अलग अलग भागों में बटेगा, लेकिन वो सार्थक नहीं होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन जो यौगिक शब्द हैं उनको अगर आप अलग अलग करते हैं तो
उनको वो दो अलग अलग भागों में बट जाते हैं और साथ ही उनका अलग से अर्थ भी होता है दोनों का। ठीक है, जैसे विद्या, धन, आलय। तो विद्या का अर्थ सभी को पता है, आलय का अर्थ सभी को पता है। जैसे देवदूत, तो देव का अर्थ सभी को पता है, दूत का अर्थ सभी को पता है। पुस्तक, धन, आलय, पुस्तक का अर्थ सभी को पता है, आलय का अर्थ सभी को पता है। तो इस तरह से यौगिक शब्द जो है वो हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। नंबर 3 है हमारा योग रूढ़। नंबर 3 योग रूढ़। अब देखिए ये क्या है, अभी तक हमें रूढ़ शब्द समझ में आए, अभी तक हमें यौगिक समझ में आए, लेकिन ये योग रूढ़ क्या होता है? ये योग रूढ़ क्या होता है? देखिए, योग रूढ़ यानी कि ऐसा शब्द जो अपना अर्थ ना देकर किसी विशेष अर्थ का बोध हमें कराता है। यानी कि वो अपना अर्थ उसका नहीं है, वो किसी विशेष अर्थ की ओर इशारा कर रहा है, किसी विशेष अर्थ को हमें बता रहा है। तो पहले लिख लेते हैं, फिर जब एग्जाम्पल्स को समझेंगे तब जाकर हम क्लियर करेंगे। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से शब्दांशों के मेल से बने हों। देखिए ये तो हो गया यौगिक। पहली बात क्या कही कि ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दांशों के मेल से बने हों, यानी कि जहां पे मेल हो रहा है, जहां पे जोड़ा जा रहा है, जहां पे मिलाया जा रहा है, तो वो योग, ठीक है, वहां पे योग हो रहा है। लेकिन रूढ़ शब्द की बात करी तो रूढ़ का आगे क्या अर्थ है वो सुनिए। परंतु, परंतु अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। पंकज, जैसे ही हम पंकज नाम लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी और शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। दशानन,
दशानन, चतुरानन, पंचानन, नीलकंठ। और आप साफ साफ देख रहे हैं कि शब्दों का कुछ और ही अर्थ हमें हमारे दिमाग में निकल रहा है। पीतांबर, चतुर्भुज, तो जैसे ही हम पंकज नाम ले रहे हैं तो सीधे कमल हमें याद आ रहा है ना। दशानन अगर हम कह रहे हैं तो सीधे हमें रावण, दशानन यानी कि 10 है आनन, जिसके आनन यानी कि सर, तो सीधे रावण का याद आ रहा है। चतुरानन, कौन है चतुरानन? 4 सर किसके हैं? पंचानन। नीलकंठ, नीलकंठ कहते ही किसकी याद आती है आपको? भगवान शिव की। पीतांबर, पीतांबर कहते ही किसकी याद आती है आपको? क्या आपके दिमाग में अर्थ निकल रहा है पीतांबर का? पीले हैं वस्त्र जिसके, कौन पहनता है पीले वस्त्र? श्री कृष्ण। चतुर्भुज, अपने आप में कोई अर्थ नहीं है लेकिन दिमाग सीधे जा रहा है 4 भुजाओं वाला, जिसकी 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हैं परंतु अपने सामान्य अर्थ को नहीं देते, किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, उत्पत्ति या रचना के आधार पर जो 3 भेद हमने शब्दों के पढ़े थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल दूं, जैसे 4 पाई। अब ये मैंने शब्द लिख दिया 4 पाई, तो ये शब्द भी 4 पाई बोलते ही क्या समझ में आ रहा है? बेड नहीं समझ में आ रहा है, 4 पाई। 4 पाई यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना है 4 और पाई, यानी कि 4 हैं पैर जिसके, 4 पैरों वाला। ठीक है, 4 पाई यानी कि 4 पैरों वाला। तो इस तरह से यहाँ पर जो शब्द हैं उनको आप लिखिए, और ज्यादा शब्द लिखिए, इसके लिए एग्जाम्पल्स और ज्यादा लिखिए जो इस तरह के शब्द आपको दिखाई देते हैं। अब हम आते हैं नंबर 3, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर, अब आपको अर्थ के आधार पर समझना है शब्दों के बारे में। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर हमने यहाँ पर बताया सार्थक और निरर्थक। अब ये सार्थक क्या होता है और निरर्थक क्या होता है? सार्थक यानी कि जिसका अर्थ हो, जिसका सही सही अर्थ निकलता हो, सार्थक, और अगला है निरर्थक। तो अब यहाँ पर जब हमने सार्थक शब्द के बारे में पढ़ा तो सार्थक यानी कि ऐसे शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अब लेकिन यहाँ पर अर्थ के आधार पर, क्योंकि सार्थक शब्दों के भी
बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, यानी कि कभी कभी बहुत अलग अलग तरीके से उनके अर्थ निकलते हैं। उसी के आधार पर इसको भी यहाँ पर 6 भेदों में बांटा गया है। तो सार्थक शब्दों को भी आगे 6 भेदों में बांटा गया है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं बिल्कुल क्लियर करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि यही सारी चीजें आपको अपने जीवन में काम आने वाली है और यही सारी चीजें आपने समझनी है हिंदी में। सार्थक शब्दों को 6 भेदों में आगे बांटा गया है। ठीक है, शुरू करते हैं हम सार्थक शब्द से। सबसे पहले सार्थक शब्द की परिभाषा। सार्थक शब्द देखिए बिल्कुल क्लियर है, सभी को समझ में आ गई होगी एक बार में ही कि जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, बिल्कुल लिखिए, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, पुस्तक, रात, पानी आदि। तो जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि उनका कुछ अर्थ है, इसीलिए उन्हें सार्थक शब्द कहा गया है। लेकिन अब हमने कहा कि सार्थक तो हमने इन्हें कह दिया क्योंकि इनके यहाँ पर बहुत सारे अर्थ अलग अलग निकलते हैं, अर्थ इनके निकलते हैं, लेकिन इनको हम कैसे समझेंगे, क्योंकि हमने कहा कि बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं। तो अब कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो एक अर्थ देते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत सारे अर्थ देते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक ही शब्द है लेकिन बहुत सारे शब्द हैं लेकिन अर्थ उनका एक ही है ना। और कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनका उल्टा भी अर्थ होता है। उसी के कारण यहाँ पर अर्थ के आधार पर ही सार्थक शब्दों को 6 भेदों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों को 6 के भेदों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर ही सार्थक शब्दों को 6 भेदों में बांटा गया है। ठीक है, अब ये कौन कौन से 6 भेद हैं इनको हम यहाँ पर लिखते हैं पहले। सबसे पहला भेद है एकार्थी शब्द। दूसरा भेद है अनेकार्थी शब्द। तीसरा भेद है पर्यायवाची
शब्द। चौथा भेद है विलोम शब्द। नंबर 5 श्रुति समभिन्नार्थक। पहली बार सुन रहे होंगे शब्द, लेकिन जब पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। और नंबर 6 है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों, कई बार हम अपनी भाषा को प्रभावित बनाने के लिए, भाषा को इफेक्टिव करने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखते हैं, है ना। तो उन्हें ही यहाँ पर बताया गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। बस ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है। कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे, कोई भी सेशन मिस नहीं करेंगे। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों को 6 भेदों में बांटा गया है। कौन कौन से भेद हैं वो हमने लिख दिए हैं। एकार्थी शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, प्रायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द एवं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, सभी को समझेंगे। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, अगला जो वर्गीकरण है यहाँ पर, वो हमने पढ़ा कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के आपके यहाँ पर 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक यानी कि जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, सा यानी कि साथ में निकलता है, अर्थ निकलता है। निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक है वो क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। और अब हमने, क्योंकि अलग अलग, कभी कभी एक शब्द 2 अर्थ दे देता है, कभी कभी शब्द उल्टा अर्थ भी देता है, तो इसी के आधार पर हमने यहाँ पर सार्थक शब्दों के 6 भेद बताए हैं, जो आपको नोट डाउन करवा दिए गए हैं। घर पर इस सेशन में जो भी पढ़ा है उसको जरूर रिवाइज करें, और जो भी डाउट्स हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ आप लोग को कि कभी भी चुप नहीं बैठना है क्लास में कि मैम पढ़ा रही है बस हम नोट डाउन कर रहे हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हैंड रेज करेंगे सिस्टम के माध्यम से और फटाफट हमें अपनी क्वेरी भेजेंगे। फटाफट अपना जो प्रश्न है, अपना जो डाउट है वो हमसे क्लियर करवाएंगे। तो सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।